नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबर पर। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार के सभी खबर देखने के लिए बिहार न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री सुधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन 23 नवंबर को। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री 23 नवंबर को बैरिया में सुधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिससे प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन होगा। इस प्लांट से गोपालगंज, देवरिया और कुशीनगर के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कटेया की दलित बस्ती का दौरा कर जनता से संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गौपालन के लिए अनुदान पर ऋण और 127 करोड़ रुपए की लागत से सबग्रिड पावर सबस्टेशन का निर्माण हो रहा है। जनता को उम्मीद है कि इस दौरे से क्षेत्र का विकास तेज होगा। मिथिला पेंटिंग्स की वापसी। बिहार संग्रहालय में जल्द प्रदर्शनी। जी हाँ दोस्तों, बिहार संग्रहालय में जल्द ही 113 ऐतिहासिक मिथिला पेंटिंग्स प्रदर्शित की जाएंगी। अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि ये पेंटिंग्स 1 से 2 दिनों में संग्रहालय पहुंचेंगी। 60 साल पहले अमेरिका पहुंची ये पेंटिंग्स संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिन्हा के प्रयासों से वापस लाई जा रही हैं। 1980 में डेविड द्वारा संचालित एथनिक आर्ट फाउंडेशन ने इन पेंटिंग्स को संग्रहित किया था। इनमें भारतीय कलाकार कृष्णकांत झा जैसे नाम भी शामिल हैं। यह प्रदर्शनी बिहार की समृद्ध कला और संस्कृति को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 7.0 साल से अधिक बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना लाभ। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 20 नवंबर से 12 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जन वितरण दुकानों, पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय और प्रमुख पार्कों में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर अभियान को सफल बनाने की तैयारी की गई है। यह योजना बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार में आयुष्मान योजना के तहत बुजुर्गों को राहत अभियान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ देने के लिए 20 नवंबर से 12 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए जन वितरण दुकानों, पंचायत भवनों और प्रमुख पार्कों में शिविर लगाने की योजना बनाई है। इसके तहत लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस अभियान से बुजुर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण और नवीनीकरण की नीति पारित की। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य की 2000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण और नवीनीकरण की नीति पारित की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी। नीति के तहत सड़कों का रखरखाव 7 साल तक होगा, जिसमें 2 बार कालीकरण भी होगा। इसके अलावा एजेंसियों को रैपिड रिस्पांस व्हीकल की अनिवार्यता होगी, जिससे सड़कें टूटने से बचेंगी। इस योजना में 30,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह कार्य 5 साल में पूरा होगा। गया में अवैध खनन मामले में राजद सरकार के खिलाफ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, गया जिले में अवैध खनन मामले में सरकार में रहते हुए राजद ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुलासा करते हुए कहा कि राजद सरकार के दौरान इंजीनियरों और संवेदकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के जुर्माने में छूट दी गई। 2023 में 4 अवैध खनन मामलों में जुर्माना कम किया गया। विजय सिन्हा ने इस गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया है। साथ ही खनन विभाग ने ट्रक मालिकों को राहत देने के लिए नई नीति लागू की है, जिसमें जीपीएस की पारदर्शिता बढ़ाई गई है। बिहार में लाखों एकड़ जमीन लॉक करने पर आरजेडी ने आंदोलन की धमकी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार ने लाखों एकड़ सरकारी जमीन का खाता खेसरा लॉक कर दिया है, जिससे हंगामा मच गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम उन जमीनों के लिए है जो पहले सरकारी थीं, लेकिन धोखाधड़ी से बेची गई या कब्जा की गई। हालांकि विपक्षी दल आरजेडी ने इसे तानाशाही कदम करार दिया और आंदोलन की चेतावनी दी। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि इससे किसानों और जमीन मालिकों में डर पैदा हुआ है और इसे उद्योगपतियों को जमीन देने की साजिश बताया। सरकार ने कहा कि आपत्तियां दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। बिहार के लिए केंद्र ने 256 किलोमीटर रेल लाइन डबल पटरी मंजूर की। जी हाँ दोस्तों, बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जब केंद्र सरकार ने अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को डबल पटरी बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 4,53,353 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और इसे सीतामढ़ी में बेहतर रेल संपर्क की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस रेल लाइन के दोहरीकरण से यात्रियों को सुविधा होगी और माल ढुलाई तेज होगी। यह परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगी। एनडीए से अलग होने का ऐलान। जी हां दोस्तों, पार्टी प्रवक्ता चंदन सिंह ने सोमवार 18 नवंबर को बड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। मंगलवार 19 नवंबर को पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। चंदन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पशुपति पारस को मिलने तक का समय नहीं दिया गया और एनडीए में पार्टी को सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में RLJP अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पोर्टल अपडेट और लैपटॉप वितरण। जी हां दोस्तों, सोमवार को भू अर्जन निदेशालय की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने दस्तावेजों की सही स्कैनिंग और समुचित अपलोडिंग के लिए निर्देश दिए। उन्होंने MIS पोर्टल पर भू अर्जन संबंधित जानकारी निरंतर अपडेट करने का आह्वान किया। पोर्टल को अपग्रेड कर तकनीकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा प्रत्येक जिला भू अर्जन कार्यालय को 2 लैपटॉप देने का निर्णय लिया गया। बैठक में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया, जिसका समाधान बेल्ट्रॉन से कराने को कहा गया। बैठक में भू अर्जन निदेशक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। 2768 आरोपियों पर केस। जी हां दोस्तों, निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2768 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 3,52,927 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद की गई है। जांच में 80% मामलों की जांच की जा चुकी है, जबकि 20% शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं। इन शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा 354 मामलों की जांच बिहार के बाहर जारी है। वैशाली में शराब तस्करी में 7 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। छापेमारी में मिली शराब। जी हां दोस्तों, वैशाली में शराब तस्करी के आरोप में दरोगा सहित 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। SP हरकिशोर राय की अगुवाई में विशेष टीम ने महुआ में तैनात LTF कर्मियों के आवास पर छापेमारी की, जहां से 32 लीटर देसी और 500 मिलीलीटर विदेशी शराब बरामद की गई। आरोप है कि इन पुलिस कर्मियों ने शराब का सेवन और बिक्री की थी। LTF का गठन शराब तस्करी रोकने के लिए किया गया था, लेकिन अब इसकी टीम ही शराबबंदी कानून का उल्लंघन करती नजर आई। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 14 आंगनबाड़ी केंद्रों की 9 सहायिकाओं को हटाया गया। लापरवाही के आरोप। जी हां दोस्तों, बगहा में बाल विकास परियोजना के तहत 9 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को हटाया गया है। इन सहायिकाओं पर समय पर कार्य न करने और अनुपस्थित रहने का आरोप था। इन केंद्रों की सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिका ने शिकायत की थी, जिसके बाद जांच में लापरवाही के सबूत मिले। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने इन सहायिकाओं से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं था। इसके बाद DPO ने कार्य में अनियमितता के कारण उन्हें चयन मुक्त कर दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा। CR के हमले से 7 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर। जी हां दोस्तों, गया में CR के हमले से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक महिला की हालत चिंताजनक है। सोमवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों पर CR ने हमला किया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद वन विभाग द्वारा की जा रही रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान भी CR ने हमला किया, जिससे 3 और लोग घायल हुए। डुमरिया प्रखंड के गोटीबांध और तेलियाडीह इलाके में CR का आतंक जारी है। वन विभाग की टीम CR को पकड़ने के लिए लगातार रेस्क्यू कर रही है। बिहार झारखंड सीमा पर नए सर्वेक्षण के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों के लिए नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। सर्वेक्षण विभाग इन जिलों के मानचित्र और जानकारी का नया सिरे से अद्यतन करेगा। इसके तहत सभी संबंधित जिलों से नोडल अधिकारी के नाम और मोबाइल नंबर मांगे गए हैं। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बिहार और झारखंड दोनों राज्य जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS और ऑफिस रिसर्च इंटीग्रिटी ORI डाटा साझा करेंगे। यह कदम आंतरिक सुरक्षा और खनिज पदार्थों से संबंधित जानकारी की साझेदारी को आसान बनाएगा। बिहार पुलों के ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया 6 सप्ताह का समय। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पुलों के ढहने के मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आखिरी मौका है। याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह ने राज्य में मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तर पर संरचनात्मक ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे बाढ़ प्रवण राज्य में पुलों के गिरने से जीवन और संपत्ति को बड़ा खतरा है।
बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। पहले दिन शपथ ग्रहण और राज्यपाल के अध्यादेश की प्रतियां सदन में रखी जाएंगी। 26 नवंबर को गैर सरकारी संकल्प होंगे और 27-24 नवंबर को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। 29 नवंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था, शराब से हुई मौत, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। हाल ही में हुए उपचुनाव परिणाम भी सत्र में हंगामा पैदा कर सकते। इस भागलपुर में नकली नंबर प्लेट पर कड़ी कार्रवाई, HSRP अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर में अब केवल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP वाली गाड़ियां ही चल सकेंगी, अन्यथा जुर्माना भरना पड़ेगा। शहर में नकली नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने का मामला बढ़ा है, जहां लोग चालान से बचने के लिए फेक प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। CCTV कैमरे से इनकी पहचान होती है और असली वाहन मालिक को परेशानी होती है। अब परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए मॉनिटरिंग टीम बनाई है। नए वाहनों को बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी और एजेंसियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिगवारा क्षेत्र में सड़कों के जाल से विकास की नई राह। जी हाँ दोस्तों, दिगवारा और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछने से विकास में तेजी आने की उम्मीद है। पटना से पूर्णिया तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिगवारा से होगी, जिससे कई जिलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा हाजीपुर छपरा 4 लेन सड़क का दूसरा लेन और दिगवारा शेरपुर 6 लेन पुल भी इस क्षेत्र के विकास को गति देंगे। इन परियोजनाओं से लोग राजधानी पटना और अन्य क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से विकास के नए अवसर खुलेंगे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। पटना सदर अंचल में आधार सीडिंग में सबसे कम प्रगति। जी हाँ दोस्तों, पटना के सदर अंचल में जमाबंदी की आधार सीडिंग महज 1.13% ही हो पाई है, जो जिले भर में सबसे कम है। आधार सीडिंग भूमि सर्वे के लिए जरूरी है, जिससे रायत को भूमि संबंधी जानकारी मोबाइल पर SMS के जरिए मिल सके। हालांकि शहरी क्षेत्र के लोग इस प्रक्रिया में उदासीन हैं और अधिकारियों का कहना है कि लोगों में भ्रम की स्थिति है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जबकि अन्य अंचलों में आधार सीडिंग की प्रगति बेहतर रही है। वैशाली में पुलिस कर्मियों द्वारा शराब चोरी और बेचने का मामला। जी हाँ दोस्तों, वैशाली जिले में महुआ थाना अंतर्गत एंटी लीकर टास्क फोर्स 3 LLTF 03 के 7 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि वे छापेमारी के दौरान जब्त की गई शराब चोरी करते थे और या तो खुद पीते थे या बेच देते थे। SP हरकिशोर राय ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि छापेमारी के दौरान 32.50 लीटर देशी शराब और 500 मिलीलीटर विदेशी शराब जब्त की गई। गिरफ्तार पुलिस कर्मियों में साने निसार अहमद, सिपाही प्रिया रानी और अन्य शामिल हैं। महुआ थाना में कांड दर्ज कर लिया गया।